नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। पाठ्यक्रम चर्चा के अंतर्गत आज मैं बीए पार्ट 3 यानी टीडीसी पार्ट 3 हिंदी ऑनर्स के पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा। यह पाठ्यक्रम कुल 4 प्रश्न पत्रों में बटा हुआ है, जिसमें इसकी शुरुआत 5वें प्रश्न पत्र से होती है। हिंदी प्रतिष्ठा पंचम पत्र जो है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में जो निर्धारित पाठ अंश लगे हैं, पहला है भाषा विज्ञान की परिभाषा और अध्ययन क्षेत्र। इसके अंतर्गत भाषा की परिभाषा, भाषा विज्ञान की परिभाषा, इसका अध्ययन क्षेत्र कौन कौन सा है और भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आदि विषयों पर बात की जा सकती है। दूसरा, भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, रणन सिद्धांत, श्रमध्वनि सिद्धांत, टाटा सिद्धांत, इंगित सिद्धांत आदि पर चर्चा की जा सकती है। तीसरा, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी शब्द का अर्थ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन और फिर हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा, वागेंद्रियों का परिचय। वागेंद्रियों जहाँ से वर्ण उच्चारण होता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत्य इत्यादि, इनका अध्ययन करना है। पांचवा है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, उसका अध्ययन करना है। छठा, हिंदी स्वर और व्यंजन ध्वनियों का परिचय एवं वर्गीकरण। हिंदी में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन ध्वनियाँ हैं, जिनका उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन सा उच्चारण स्थान है, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण इत्यादि का अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत किया जा सकता है। सातवां है भाषा परिवर्तन के कारण। भाषा परिवर्तन के कई कारण हैं, जैसे शब्द परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन, तो इनका अध्ययन किया जाएगा, जिसमें 2 परिवर्तन इस पाठ्यक्रम में शामिल भी किए गए हैं, जिसमें जो 8वां बिंदु इस पाठ्यक्रम में आता है, अर्थ परिवर्तन के कारण, 9वां ध्वनि परिवर्तन के कारण। 10वां भाषा विज्ञान के विकास में भारत का योगदान। भाषा विज्ञान के विकास में भारत का क्या योगदान रहा है, उसका अध्ययन करना है, जिसमें भाषाविदों में अगर प्राचीन भारत की दृष्टि से देखें तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि इत्यादि प्रमुख भाषाविद आते हैं। उनका भाषा के बारे में क्या विचार रहा है, उसको पढ़ना है। 11वां बिंदु जो है वह प्रमुख भाषा वैज्ञानिकों का परिचय। इसके अंतर्गत 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच भारतीय और यूरोपीय भाषा वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्रमुखतः सस्यूर, नोएम चॉम्स्की, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड जैसे भाषा वैज्ञानिक प्रमुख हैं।
यह प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का है, जिसमें 4 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे 20-20 अंकों के, 3 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 5-5 अंकों के, और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 15 अंकों के। तो इस तरह से यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का हो जाता है। अब मैं बात करूंगा प्रश्न पत्र छठा, जो है काव्य शास्त्र एवं साहित्यालोचन। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे। परीक्षार्थियों को निर्देशानुसार सभी खंडों से प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। काव्य शास्त्र एवं साहित्यालोचन में जो निर्धारित विषय है वह है खंड क में काव्य के स्वरूप और लक्षण, काव्य का स्वरूप क्या है और उसके लक्षण क्या है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत 6 संप्रदाय और कई आचार्यों का अध्ययन करना होता है, तो उनका काव्य के बारे में क्या विचार है और काव्य का लक्षण क्या क्या दिया है। जैसे भामा का है शब्दार्थो सहितो काव्यम, उसी तरह अन्य आचार्यों के बारे में पढ़ना है। दूसरा काव्य प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन क्या है उसके बारे में पढ़ना है। काव्य का गुण, तीसरा काव्य गुण, चौथा काव्य रीति, पांचवा शब्द शक्ति, शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनके बारे में पढ़ना है। छठा रस के स्वरूप, इसमें भाव, विभाव, संचारी भाव और रस कितने हैं इसके बारे में पढ़ना है। रस निष्पत्ति सिद्धांत, जिसमें प्रमुख आचार्यों में भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक इत्यादि के सिद्धांतों को पढ़ना है। 7वां साधारणीकरण, जो भट्टनायक से शुरू होकर आधुनिक आलोचकों ने इस पर विचार किया है, जिसमें रामविलास शर्मा, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी जैसे आलोचक अपने विचार दिए हैं। खंड ख के अंतर्गत नाटक के तत्व, कहानी और उपन्यास में अंतर, निबंध का वैशिष्ट्य, आलोचना का महत्व एवं प्रकार, इसे पढ़ना है। खंड ग में अलंकार, कई अलंकारों का नाम दिया है, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों शामिल हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, विभावना, विशेषोक्ति, काव्यलिंग, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। कुछ छंदों का नाम है इसमें सोरठा, चौपाई, छप्पे, कुंडलिया, रोला, बहुत सारे छंद लगे हुए हैं जिनका अध्ययन करना है। यह प्रश्न पत्र भी कुल 100 अंकों का है, जिसमें खंड क के अंतर्गत 2 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे 15-15 अंकों के। खंड ख से 1 आलोचनात्मक प्रश्न आएगा 15 अंकों का। फिर खंड ग से अलंकारों का लक्षण और उदाहरण सहित उत्तर देना होगा। खंड घ के अंतर्गत छंदों का लक्षण स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित उत्तर देना है, और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो कुल यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का है। 7वां प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी पत्रकारिता। इस पत्र में 3 खंड हैं। परीक्षार्थियों को निर्देशानुसार सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड क के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी से 2 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। खंड ख से हिंदी पत्रकारिता के निर्धारित विषयों में से 2 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। खंड ग के अंतर्गत खंड क ख के लिए जो विषय निर्धारित किए गए हैं उससे 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 पर टिप्पणी लिखना है।
तो यह प्रश्न पत्र भी 100 अंकों का है। अब पाठ्यक्रम में क्या लगा हुआ है, प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत। प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य अर्थ है ऐसी हिंदी जो किसी विशेष उद्देश्य से प्रयोग में लाई जाती हो, जैसे विज्ञान, तकनीकी, संचार आदि के क्षेत्र में जब हिंदी का प्रयोग होता है तो प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। जिसमें क्या पढ़ना है, प्रयोजन मूलक हिंदी, स्वरूप एवं संभावनाएं। दूसरा, भारतीय संविधान में हिंदी। भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में प्रावधान है राजभाषा के, तो उसे पढ़ना है। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली, अर्थ, विशेषता एवं शब्दावली निर्माण के सिद्धांत। चौथा, अनुवाद। पांचवा, विज्ञापन। छठा, कार्यालयी पत्र, जिसके अंतर्गत आदेश, अधिसूचना और प्रतिवेदन का परिचय। सातवां, अर्ध सरकारी पत्र। आठवां, दूरसंचार के प्रमुख साधन। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी है। खंड ख के अंतर्गत पत्रकारिता। पत्रकारिता हिंदी साहित्य पढ़ने वालों के लिए एक करियर के रूप में भी देखी जाती है, जिसको इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है। पत्रकारिता, अभिप्राय एवं महत्व, हिंदी पत्रकारिता के विविध प्रकार, भारत का स्वाधीनता संग्राम और हिंदी पत्रकारिता, भारत में पत्रकारिता से संबंधित कानून, समाचार के विभिन्न स्रोत, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट और प्रेस पत्र, समाचार लेखन के प्रमुख तत्व, संवाददाता के गुण एवं श्रेणियाँ। इन विषयों पर इस खंड में पढ़ना है। टिप्पणी के लिए कुछ निर्धारित विषय हैं, जिसमें त्रिभाषा सूत्र, अनुस्मारक, इंटरनेट, कंप्यूटर, साक्षात्कार, प्रूफ रीडिंग, खोजी पत्रकारिता और शिव पूजन सहायकी पत्रकारिता। तो यह पाठ्यक्रम प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी पत्रकारिता 2 खंडों में बटा है और बड़ा थोड़ा सा विस्तृत पाठ्यक्रम हो जा रहा है, तो इसको भी बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। 8वां प्रश्न पत्र, इस पत्र में 2 खंड हैं और परीक्षार्थियों को निर्देशानुसार सभी खंडों को करना अनिवार्य है। यह भी 100 अंकों का है और यह पाठ्यक्रम संस्कृत काव्य ग्रंथ पर आधारित है। संस्कृत साहित्य का इतिहास भी पढ़ना है। तो खंड क और ख। खंड क के अंतर्गत संस्कृत काव्य ग्रंथ से एक आलोचनात्मक प्रश्न आएगा 20 नंबर का, और निर्धारित ग्रंथ से एक अर्थ लिखने के लिए आएगा 10 नंबर का। संस्कृत साहित्य का इतिहास से एक प्रश्न आएगा 20 नंबर का, और खंड ख से साहित्यिक विषयों पर 2 निबंध लिखने के लिए आएंगे 25-25 नंबर के 50 अंक। तो इस तरह से यह कुल 100 अंकों का हो जा रहा है। अब निर्धारित ग्रंथ कौन कौन से लगे हैं। पहला है रघुवंशम, कालिदास का। रघुवंशम का 2य सर्ग पढ़ना है। संस्कृत साहित्य का इतिहास के लिए जो पुस्तक लगी है पंडित बलदेव उपाध्याय की, संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्यिक निबंध के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं उसको पढ़ना है। पहला आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, दूसरा भक्तिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, तीसरा भक्तिकाल स्वर्णकाल क्यों है, इस चौथा निर्गुण काव्य की विशेषताएं, पाँचवा सगुण काव्य की विशेषताएं, छठा रीति काव्य की विशेषताएं, सातवां छायावाद, आठवां प्रगतिवाद, नौवां नाटककार जयशंकर प्रसाद, 10वां कथाकार प्रेमचंद और 11वां दिनकर का काव्य। तो साहित्यिक निबंध के लिए जो निर्धारित विषय थे ये कुल 11 विषय हैं। तो अगर विद्यार्थी परीक्षा से पहले अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से समझकर परीक्षा देने जाए तो लगभग उसका आधा जो पाठ्यक्रम है वो
कवर हो जाता है। और जो लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी तरह के प्रश्न आते हैं उनका उत्तर लगभग पाठ्यक्रम